हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे, आपका एजुकेटर मेंटर। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 के जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं, इसीलिए ये आज की क्लास सैंपल पेपर की क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें सभी जो है वॉरियर्स ही हैं जो अपने क्लास 10 के एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चंस किस तरीके से आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेंगे इनको हम जानेंगे और कवर करेंगे। आप सभी भी अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो देखिए, आपको अपने साइंस के पेपर में कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन मिलेगा। आपका रिटन पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 3 आवर्स के टाइम आपका दिया जाएगा। 3 आवर्स में आप सभी जानते हो 180 मिनट्स रहा करते हैं। आपका जनरल इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ के बता देता हूं। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 3 सेक्शंस। सेक्शन ए इज बायोलॉजी, सेक्शन बी इज केमिस्ट्री, सेक्शन सी इज physics. All questions are compulsory. However, an internal choice is provided in some questions. A student is expected to attempt only one of these questions. जहां पर आपको चॉइस दे दी जा रही है, यानी कि जैसे मान लीजिए कह दिया गया इस सेक्शन के इस क्वेश्चन का पार्ट ए करिए या फिर बी करिए और करके, तो दो में से आपको एक करना है, दोनों ना करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यूज के साथ। देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। देखिए, प्रेगनेंसी को रोकने के बहुत सारे आपके मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मेथड है जो कि इसको तो रोके ही रोके, साथ ही साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं उनको भी प्रिवेंट कर ले। और ये एसटीडी होती क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एचआईवी आपका होता है, तो उससे प्रिवेंट कर पाए। ऑप्शंस क्या हैं, कॉपर टी, ओरल पिल्स, कॉन्डम या फिर आपका ट्यूबोक्टॉमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, condoms are act as a physical barrier and prevent the exchange of body fluids। जो स्पर्म निकला करता है पेनिस से, उसको जो है वो उसी जो आप कह सकते हो कि काफी थिन पॉलिथीन में वो रोक लेता है, दस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एसटीडी एज वेल एज प्रेगनेंसी। तो दोनों से ही सुरक्षा दिया करता है। ठीक है, और ये काफी अच्छा मेथड माना जाता है। बाकी और भी चीजें हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी को या फिर बर्थ कंट्रोल को रोक पाएंगे। सबसे पहला तो जैसे यूज ऑफ कॉन्डम हो गया, फीमेल कॉन्डम, पिल, सर्जिकल स्टरलाइजेशन, इम्प्लांट, कॉइटस इंटरप्टस, होमोगोनल हार्मोगोनल रिंग, कैलेंडर रिदम मेथड आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कब कब उसमें आ रही हैं फीमेल को पीरियड्स, और उसके माध्यम से यूआईडी, पैच, इंजेक्शन से भी हो सकता है या फिर डायफ्राग्राम। तो ये कुछ आपके बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं। और अगर हम इस पहले को देखेंगे तो ये जो है आपका एसटीडी को प्रिवेंट करने में पूरी तरीके से कैपेबल रहा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासिक मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन अ हेटेरोजाइगस tall pea plant, that is capital T small t, from the F1 generation is self-pollinated, what is the resulting phenotypic रेशियो ऑफ टॉल टू डॉर्फ प्लांट इन द F2 जनरेशन। तो यहाँ पर रेशियो आपका पूछ लिया गया है F1 और F2 का, F1:F2 का। और यहाँ पर अगर आपने क्लास 10th में काफी अच्छे तरीके से मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर देख पाएंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3:1। इन द F2 जनरेशन टॉल प्लांट्स डोमिनेट ओवर ड्वार्फ प्लांट्स इन अ 3:1 रेशियो। ठीक है, जो आपके टॉल प्लांट्स होंगे वो डॉर्फ प्लांट को आपका एक तरीके से डोमिनेट करते हैं, और किस रेशियो में करेंगे, 3:1 के रेशियो में करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो अगर आपसे बनाने को पूछ लिया जाए 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, तो आप इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, जहां पर बताइएगा कि टॉल प्लांट क्या है, डॉर्फ प्लांट क्या है, और जब उनका क्रॉस हो रहा है तो किस तरीके से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपके टॉल प्लांट्स होंगे वो हमेशा से जो है F2 जनरेशन के जो डॉर्फ प्लांट्स होंगे उनको डोमिनेट करते हुए आपके दिखेंगे। तो इसलिए बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, इसीलिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ आप आंसर को भी लिखिए और डायग्राम बनाइए। अगर एमसीक्यू पूछेगा तो सिर्फ सीधा आप आंसर बताओगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In an ecosystem, certain organisms are responsible for breaking down complex organic substances from dead plants and animals into simpler inorganic substances. What are these essential organisms called? Producers, प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस या फिर डीकम्पोजर्स। तो देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं। अगर कोई आपको इकोसिस्टम दिया गया है, उसमें कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो तोड़ सकें, ब्रेक कर सकें, किसमें? फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो इन इसेंशियल ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आपका सिंपलर में वो डिवाइड कर पा रहे हैं, ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं, तो इसको हम सभी डीकम्पोजर्स कहते हैं। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डीकम्पोजर्स, व्हाट आर डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और आप इसको बताइएगा, आप इसके एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हैं, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, ये सभी आपके डीकम्पोजर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को जो है सिंपलर फॉर्म में आपका डिवाइड किया करते हैं। चलिए इसी के साथ, और आप अगर लॉन्ग में पूछ ले तो आप इस तरीके का जो है चार्ट बनाकर उनको बता सकते हैं। जैसे अगर आप ट्री को ही देख लीजिएगा, अ ट्री ग्रोस इन द सॉइल, और फिर अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। अ ग्रीन लीव्स का आप देख ही सकते हो कि वो अर्थ में आपका डीके हो जाता है, मिल जाता है, कंपोस्ट आपका बन जाता है ना। और मशरूम भी आपका उसी का पार्ट रहा करता है, मशरूम को अगर आप देख लें। सो फर्दर डिकम्पोज बाई अर्थवॉर्म्स, बैक्टीरिया, सॉइल, फंगाई एसेट्रा, और ऑर्गेनिक रिच आपका सॉइल हो जाता है। तो इसी तरीके का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जिससे कि हमारी सॉइल में भी ह्यूमस रहता है, और उसी ह्यूमस से फर्टिलिटी होती है, जिससे कि हमको अनाज आपके प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। थर्ड, the wall of the left ventricle is thicker than wall of the right ventricle. Fourth, walls ensure that blood flows in only and one direction through the heart. अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, अब इसमें बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट। काफी ध्यान से आप सभी पढ़ लें, अपने अपने आंसर को गेस कर लीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सभी इस सेशन को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और साथ ही साथ अगर अभी आपने बोर्ड एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आर द करेक्ट। क्यों? पहला तो आपका सही है, क्योंकि हमारा जो हार्ट रहेगा वो 4 चैम्बर्ड ऑर्गन से बना रहेगा। इसी के साथ थर्ड भी सही है, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। फोर्थ भी सही है, वॉल्स इंश्योर द ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन थ्रू द हार्ट। ठीक है, एक ही डायरेक्शन से वो फ्लो हो, और हार्ट ही ऐसा है जो पंप करता है टो से लेकर हमारे हेड तक, जिससे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसकी सर्कुलेशन आपकी बनी रहे। अब आप जो का सेकंड गलत क्यों है? द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो देखिए, राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में आपका पूछा गया था, और जो रेड को आप देख पा रहे हो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू आपका दिख रहा है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको आप लेफ्ट की तरफ देख पा रहे हो। ठीक है, राइट आरटीएम में आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको अपना फिगर भी बनाना रहेगा और आंसर भी देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इन फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। Where does this process typically take place? On the surface of the stigma, inside the growing pollen tube, within the another of stamen, inside the ovule, which is located within the ovary. तो फर्टिलाइजेशन प्लांट का आपका पूछा गया है, जहां पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात की गई है। तो ये प्रोसेस मेनली कहां पर आपका होता है? तो ये प्रोसेस आपका इनसाइड द ओव्यूल विच इज लोकेटेड विद इन दी ओवेरी रहा करता है। ठीक है, मेल गैमेट्स फ्यूज विद दी एग इनसाइड द ओव्यूल। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि जब पेरिस के पेट्रेशन आपकी
वजाइना में होती है तो उसके बाद जो स्पर्म रहता है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के जो है वो लेयर्स को पार करता हुआ, ठीक है, वैसे तो काफ़ी इनफाइनाइट आप कह सकते हो कि उनकी नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ जो मेन होता है वही आपका पहुंच पाता है स्पर्म न्यूक्लियस में और एग साइटोप्लाज्म के जरिए जो है वो फर्टिलाइजेशन आगे फर्दर आपका करवाता है। सो फर्टिलाइजेशन इज अ जनरलाइज एक्रोसोमल प्रोसेस। और इस अगर प्रोसेस का अगर आपको डायग्राम पूछ ले तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्शन और रीजन से रिलेटेड है। एक बार फिर से मैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहूंगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। डी बोथ आर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए पहला क्वेश्चन है एसर्शन abscisic acid is refers to as a stress hormone in plants. Second, reason the production of abscisic acid in plant stimulates the closure of stomata which helps to reduce water loss during dry condition. तो यहाँ पर भी assertion reason से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक तरीके से। इसका राइट आंसर दोनों ही सही है और दोनों जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऑल वेरिएशन दैट अराइज इन स्पीसीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। रीजन नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स वेरिएशन दैट प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्पीसीज के वेरिएशन और सर्वाइवल से आपका संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और काफी सिंपल सा आपका असर्शन है और बता सकते हो कि असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन सही है। असर्शन क्यों गलत है? अब यहाँ पर क्या कहा गया है? ऑल वेरिएशन दैट अराइज इन स्पीसीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। ऐसा नहीं है, अगर वेरिएशन हो जाएगा तो इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल कहां से रहेगा? समझ, उसमें भी तो वैरायटी आपकी रहेगी। सो द असर्शन इज फॉल्स। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर वेरिएशन डिपेंड ऑन हाउ वेल इट इज सुइटेड टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है वो किसी भी चैलेंजेस में, किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेगा और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा पाएगा। द रीजन इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन वेयर एडवांटेजियस ट्रेड्स आर सेलेक्टेड फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। वाइल प्लांट्स जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, ये हमको पता है फोटोसिंथेसिस होती है। वाइल प्लांट जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी कि डे टाइम हमारे प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को आपका जनरेट करते हैं और वहीं पर नाइट टाइम क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्रोड्यूस किया करते हैं। इसको आपको जस्टिफाई करना है तो आप क्या करिएगा, जस्टिफिकेशन के साथ आप डायग्राम जरूर बनाइएगा जिसको आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो देखिए प्लांट्स परफॉर्म बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सन के प्रेजेंट में होता है ना, जब सूरज आपका रहता है, दिन का समय रहता है तो फोटोसिंथेसिस होगा और उस समय में जो प्लांट होंगे अपने फूड को बनाएंगे। ड्यूरिंग द डे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच हायर देन रेस्पिरेशन, यानी कि दिन में भी रेस्पिरेशन होगा, रात में भी होगा, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी वो रेस्पिरेशन से ज्यादा रहेगा, रिजल्टिंग इन अ नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, नेट रिलीज ऑफ जो ऑक्सीजन रहेगा दिन में वो ज्यादा रहेगा। एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप, क्योंकि सन की रोशनी तो रहेगी नहीं, उसका लाइट रहेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, बट रेस्पिरेशन कंटिन्यूस लीडिंग टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय आपको पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में ना हैवी अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसीलिए तो हम प्लांट को लगाते हैं, क्योंकि प्लांट हैं तभी आपका जीवन है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को आपका देते हैं। इसी तरीके से रात में वो क्या करते हैं, इसका उल्टा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा रिलीज करते हैं, इसलिए हमको वहां पे नहीं सोना चाहिए। ये बात आपको पता थी कि नहीं, आप सभी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्कूल बेल्स डिजाइन टू बी सोनरस। ओके, सोनरस आप समझे ना कि जैसे घंटी उसमें बजती है टन 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 टन, उसका वाइब्रेशन जो है आता रहता है। वेयर आर दे मेड ऑफ मेटल्स लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज एंड नॉट वुड। उनको जो है मेटल से क्यों बनाते हैं, वुड से क्यों नहीं बनाते? कितना सिंपल सा है भाई, मेटल जो सोनरस होते हैं
उनकी जो क्वालिटी, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सोनोरस साउंड की निकालने, प्रोड्यूस करने की होती है, वुड की नहीं होती है। वुड अगर आप उसको हिट करते हो तो वो साउंड को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्ट उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। दूसरा क्या है, एल्युमिनियम मेटल इज हाईली मैलिएबल, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइज इन द फूड इंडस्ट्री। एल्युमिनियम फॉइल का यूज करते हो कि नहीं आप सभी? चलिए एक एक करके मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहला, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल सोनोरस होते हैं और काफी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं, मीनिंग दे प्रोड्यूस अ लाउड क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। वुड डज नॉट वाइब्रेट इफेक्टिवली सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। देखिए सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वुड की अलग है, मेटल्स की आपकी अलग है ना। तो इसीलिए अगर आप सोनोरस साउंड को क्रिएट करना चाहेंगे तो आप वहां पर जो है मेटल्स का ही यूज करेंगे। इसी के साथ एल्युमिनियम इज यूज टू मेक थिन फॉइल्स फॉर फूड पैकेजिंग बिकॉज इट कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। और आजकल आप देखते होंगे होटल्स में आप जाते हो और कहते हो, आजकल तो आपके भी घर में जब आपकी मम्मी टिफिन आपको लगाती हैं तो उसी एल्युमिनियम के फॉइल में आपकी रोटी को जो है पैक कर देती हैं, जिससे कि वो उसकी हीट जो है उसी में ट्रैप रहे और वो आपकी रोटी या फिर पराठा काफी लंबे समय तक जो है गर्म रहे। ठीक है, एल्युमिनियम को आप देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसी तरीके से मास नंबर आप निकाल पाएंगे। और अगर आपसे इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी पूछ ले तो आप सभी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 24 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी ओम होती है, ये भी आपको पता रहे। ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, दोनों ही आपके 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन विद। अब पावर आपको बताना है, पावर इक्वल टू पी इक्वल टू वी अपॉन आर, आर होता है। मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको बताना है, इनका रेशियो आपको बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जब भी आपको टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स आपके दिया रहते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको आप निकाल सकते हो कि मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में, मिनिमम रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में, तो यहाँ पर मिनिमम और पैरेलल, पैरेलल मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ। तो आप क्या करोगे, 24 इंटू 24 करोगे अपॉन 24 प्लस 24 कर दोगे ना। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको जो है यहाँ पर लिखना रहेगा। चलिए हम जो है आपके साथ इसको लगाने की कोशिश करेंगे। 24 इंटू, अच्छा पहले एक मिनट, 24 इंटू 24 अपॉन ये 48 हो जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं। 24 वन जा 24, 24 टू जा और ये 12 आ गया कि नहीं। सिंपली जो आपने 12 ओम यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब आप जो है पावर निकालिए। पावर में जो है वी अपॉन आर आप करेंगे कि नहीं करेंगे, और वो भी पैरेलल में आपका दिया गया है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आप करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे। वी की जगह पर आपको 6 इंटू 6 करना है, यानी कि 36 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या गई है आपको, 24 दी गई, 12 दी गई। अच्छा यहाँ पर आप जो है 12 करोगे, क्योंकि अभी आपने जो है पैरेलल रेजिस्टेंस को 12 निकाला हुआ है। तो 12 3 जा, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, तो डब्ल्यू आप लिखिए। तो पहला तो आपने मिनिमम रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस की तरफ चले, हाँ ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज अगर आप देखोगे तो R1 प्लस R2 करोगे। R1 प्लस R2 क्या है, 24 प्लस 24 है। अब ये सीरीज में निकल रहा है, ठीक है, सीरीज में निकल रहा है, तो ये आपका 48 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी भी आप पावर निकालोगे, तो पावर निकालने के आप क्या करोगे, P इक्वल टू 36 अपन 48 कर लोगे। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर करोगे कि नहीं आप करोगे, वी स्क्वायर की जगह 36 हो जाएगा, और ये 48 इसका सीरीज में आया है, तो आप ये करोगे। इसको काटना तो आप काट लीजिए, 12 3 जा और 12 4 जा। ठीक है, P इक्वल टू जो है 3/4 आपका आ गया। और क्या पूछा था आपसे, इतना ही पूछा था कि कुछ और पूछा था? अच्छा इसका रेशियो पूछा था, मिनिमम इज टू मैक्सिमम का पूछा था, मिनिमम इज टू मैक्सिमम का इसमें रेशियो पूछा था। तो मिनिमम का कितना आया था, 3 आया था। ठीक है, यहाँ पे W लिख लीजिए, 3 आया था। और इस टू 3/4 करोगे तो 0.75 आपका आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया, जिसको आप एक तरीके से 4:1 भी लिख सकते हो। अगर आपने इतना भी लिख दिया
तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई बात नहीं रहेगी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेनली क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले का रिवीजन काफी अच्छे तरीके से करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। चलिए मैं जो है एक सबसे पहले वायर ले लेता हूँ। वायर आपकी ये है, वायर को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है। एंड देन कनेक्टेड इन अ पैरेलल, और फिर आपने काट कर इनको क्या किया, ऐसे पैरेलल में इनको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। कनेक्ट आपने कर लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इनकी रेजिस्टेंस आपको बतानी है, रेजिस्टिविटी गेट अफेक्टेड। रेजिस्टेंस पहले आप बता लीजिए कि रेजिस्टेंस इनका होगा क्या, और क्या रेजिस्टिविटी इनको काटने से अफेक्ट होगी कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए ईच पार्ट हैज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर निकालना चाहेंगे तो 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 आप करेंगे। तो इस तरीके से R की वैल्यू जो आएगी 9 के करीब आएगी। किसके करीब आएगी, R/9 के, सॉरी है ना, R/9 के करीब आएगी। क्योंकि ये 1/R था ना, इसलिए। तो ये तो R/9 आ गया, रेजिस्टेंस आपका आ गया। रेजिस्टिविटी गेट अफेक्टेड। अच्छा, अगर हम किसी भी वायर को काट देंगे तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी में कोई अफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। रेजिस्टिविटी को अफेक्ट जो है लेंथ शॉर्ट कम करने से, ज्यादा करने से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे आपकी डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड किया करती है। तो आप कह सकते हैं कि नो चेंज, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, नॉट ऑन द लेंथ और द अरेंजमेंट। चाहे आप उसको कुछ भी करिए, उसकी रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि उसके लेंथ पर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर उस मेटल के, उस वायर को के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो आप कहेंगे कुछ नहीं होगी, नो चेंजेस होंगे, क्योंकि वो उसके मटेरियल पर आपका डिपेंड किया करती कि उसमें आपका कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। अगर आपसे ये कह दे कि अगर उसके वायर के, जैसे वायर आपका कॉपर का है, कॉपर से अगर आप उसको एल्युमिनियम में कर देते हैं या फिर सिल्वर में कर देते हैं, तो रेजिस्टिविटी में चेंज क्या होगा, तो आप कहोगे हाँ चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप मटेरियल को ही बदल दे रहे हैं, लेकिन लेंथ को कम ज्यादा करने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे बोर्ड एग्जाम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।